वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूनेट्स कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है कई कई बार। ठीक है, सभी पूछे गए हैं, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूनेट्स कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और सभी को पता होगा ये। तो देखिए यहाँ पे अबगार स्कोर क्या होगा? अबगार स्कोर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। जो मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है वो अबगार स्कोर के थ्रू किया जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की जो मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है वो अपगार स्कोर के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अपर स्कोर नहीं है, यहाँ पे अपगार स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे अपगार स्कोर के द्वारा किया जाता है जिसमें शिशु की हृदय दर, उसकी गति को देखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। A young lady present with repeated episode of exercise and eating followed by purging by use of laxative. Which is the diagnosis? पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। कि एक युवा महिला जुलाब के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती, इसका निदान क्या है? A young lady present with repeated episode of exercise and eating followed by purging by use of laxatives, which is the diagnosis? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, वुल्मिया नर्वोसा। ऑप्शन बी राइट है, वुल्मिया नर्वोसा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि लक्षणों के आधार पर वह महिला वुल्मिया नर्वोसा से ग्रसित है। लक्षणों के आधार पर वह महिला वुल्मिया नर्वोसा से ग्रसित है। वुल्मिया नर्वोसा का रोगी अपनी आहार मात्रा पर संयम नहीं रख पाता है। जो वुल्मिया नर्वोसा से ग्रसित होता है व्यक्ति, वो अपनी आहार की जो मात्रा है उस पर संयम नहीं रख पाता है और वजन पर नियंत्रण रखने के लिए ज़्यादा व्यायाम करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी। आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ मलन्यूट्रिशन एमंग द फॉलोइंग। निम्न में कुपोषण के उम्र के स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी सिंपल हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ मलन्यूट्रिशन एमंग द फॉलोइंग। निम्न में कुपोषण के उम्र के स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। देखिए पे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मध्य ऊपरी बाह परिधि, शक्ति टेप मेथड, बेंगल टेस्ट, चूड़ी से जांच। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। कुपोषण की पहचान करने के लिए शक्ति टैप विधि, चूड़ी से जांच विधि और मध्य ऊपरी बाह परिधि का उपयोग किया जाता है। कुपोषण की पहचान करने के लिए शक्ति टैप विधि, चूड़ी से जांच की विधि और मध्य ऊपरी बाह की परिधि का उपयोग किया जाता है। MUAC टेप का प्रयोग बच्चों की बाह की ऊपरी परिधि में मापने के लिए या माप के लिए प्रधान रूप से किया जाता है फ्रेंड्स। चूड़ी के परीक्षण में 2 चूड़ियाँ शामिल होती हैं।
चूड़ी है उसके परीक्षण में 2 चूड़ियाँ शामिल होती हैं। पीले रंग की जिसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। जो पीले रंग की चूड़ी होती है जिसका जो व्यास होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है और परिधि उसकी 12.5 सेंटीमीटर होती है। और दूसरी लाल जो चूड़ी होती है उसका जो व्यास है वो 3.7 सेंटीमीटर और उसका जो आंतरिक व्यास होता है वो 11.5 सेंटीमीटर होती है। पहले पीले रंग की चूड़ियों को हाथ में खिसकाया जाता है। पहले जो पीले रंग की जो चूड़ियाँ हैं उनको हाथ में खिसकाया जाता है। यदि यह आसानी से कोहनी या कंधे के बीच में फिट बैठता है, यदि यह आसानी से कोहनी या कंधे के बीच में फिट बैठती है तो बच्चा मामूली रूप से कुपोषित है। तो क्या है? बच्चा मामूली रूप से कुपोषित है। तत्पश्चात लाल चूड़ी का जो प्रयोग करते हैं तो यदि यह फिट बैठती है तो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। ठीक है, यहाँ पे चूड़ियों से पता लगाया जाता है कि बच्चा कितना कुपोषित है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहले पीले रंग की चूड़ियों को हाथ में खिसकाया जाता है। अगर यह आसानी से कोहनी व कंधे के बीच में फिट बैठ जाती है तो बच्चा मामूली रूप से कुपोषित है। और उसके पश्चात अगर लाल रंग की अगर आप चूड़ी का प्रयोग करते हैं और यह चूड़ी आपकी फिट बैठती है तो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। एक दूध पिलाने वाली जो महिला है, माता है, उसके लिए कैल्शियम की दैनिक डेली की आवश्यकता कितनी होगी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। और सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। आप लोग फ्रेंड्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर, यहाँ पे द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। दूध पिलाने वाली माता या महिला के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। कैल्शियम हमारे हृदय, मांसपेशियों और रक्त के जमाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम हमारे हृदय, मांसपेशियों और रक्त के जमाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नवजात शिशु से लेकर मृत्यु तक कैल्शियम आवश्यक होता है। 6 महीने के बच्चे के लिए 200 मिलीग्राम, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 1000 मिलीग्राम और 51 से 70 वर्ष के महिलाओं के लिए 1200 मिलीग्राम तथा 14 से 18 वर्ष की गर्भवती व बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए 1300 मिलीग्राम और 19 से 50 वर्ष की गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको, बच्चों को दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उनको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी इज। राइबोफ्लोविन की कमी का नैदानिक संकेत क्या है? बताएं फ्रेंड्स द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी। राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी का जो नैदानिक या संकेत क्या है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंगुलर स्टोमाटाइटिस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन में देख लें। देखिए एक्सप्लेन पढ़ना फ्रेंड्स कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट होता है, उसके अदर भी कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी का नैदानिक संकेत एंगुलर स्टोमाटाइटिस है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस को शास्त्रीय रूप से राइबोफ्लोविन या अन्य बी समूह विटामिन और लौह की कमियों के साथ जोड़ा गया है। मनुष्यों में राइबोफ्लोविन की कमी से संभावित कार्यात्मक परिणामों में गतिशील कौशल और ध्यान अवधि में कमी आती है और आयरन का अवशोषण या उपयोग भी कम करना शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को
और आंसर दें। सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पर्नीशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रवासी रक्ताल्पता, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया घातक रक्ताल्पता, बहुत ज़्यादा खून की कमी, किसकी कमी के कारण होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पर्नीशियस एनीमिया मतलब घातक रक्ताल्पता, बहुत ज़्यादा खून की कमी, यह किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनाकोबालामिन होता है, साइनाकोबालामिन। इसकी कमी से ही घातक रक्ताल्पता होती है, बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है फ्रेंड्स विटामिन बी 12 में। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्रवासी रक्ताल्पता ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की कमजोर अंदरूनी परत या फिर स्वप्रतिरक्षित विकार के कारण शरीर पर्याप्त विटामिन बी 12 को अवशोषित नहीं कर पाती है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं में कमी भी देखी जाती है। इसका लक्षण थकान, सिर घूमना, चुभन महसूस करना, त्वचा का पीलापन, पेट में जलन, वजन घटना तथा सांस फूलना आदि शामिल है। इसके उपचार में विटामिन बी 12 के इंजेक्शन या गोलियां शामिल होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। किरेटोमलेशिया रेफर टू, किरेटोमलेशिया से तात्पर्य क्या है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। किरेटोमलेशिया रेफर्स टू, किरेटोमलेशिया से तात्पर्य क्या है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। किरेटोमलेशिया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा। लिक्वाफेक्शन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का द्रवीकरण। क्या होगा, कॉर्निया का द्रवीकरण, लिक्वाफेक्शन ऑफ कॉर्निया। एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे कि जो किरेटोमलेशिया है फ्रेंड्स ये एक नेत्र विकार है। क्या है, नेत्र आँखों का फ्रेंड्स एक प्रकार का ये डिसऑर्डर है किरेटोमलेशिया, जो विटामिन ए की कमी के फलस्वरूप या कमी के कारण होता है। देखिए 2 बार यहाँ पे होता लिख गया है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विशेष उपकला जैसे कि कार्निया, कंजक्टिवा को बनाए रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से सामान्य म्यूकोसल की सतह में एट्रोपिक परिवर्तन होते हैं, ग्लोबुलेट कोशिकाओं की हानि होती है और एक अनुचित क्यूटिनाइज्ड स्थिरीकृत स्क्वेमस उपकला द्वारा सामान्य उपकला का प्रतिस्थापन होता है। इसके अलावा कार्निया का जो पृष्ठीय प्रसार नीचे और द्रवीभूत होता है, जिसके कारण या परिणाम स्वरूप किरेटोमलेशिया हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 8 को। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज, यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे फैट भी दी गई है, आपकी मिनरल्स हैं, प्रोटीन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शरीर को जो ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, किससे मिलती है हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स हमें जो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की बात की जाए तो फ्रेंड्स हमें फैट से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और तत्काल मिलती है। ठीक है, बहुत जल्द हमें तत्काल ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और बहुत सबसे अधिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है इससे हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होता है।
कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होता है या पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? जो कार्बन है या कार्बनिक पदार्थ हैं, ये फ्रेंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन तथा पेक्टिन। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। अगर फ्रेंड्स हमें कार्बोहाइड्रेट ना हो तो फिर हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जब हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त ना हो रही हो, उसके बाद हमें क्या होता है कि फैट जो होती है, आपकी चर्बी होती है, वसा होती है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और लंबे समय तक हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, क्योंकि जब तक फैट जमा रहती है बॉडी में तब तक हमें ऊर्जा उससे मिलती रहती है। उसके बाद अगर आपकी जो फैट है वो भी काम करना बंद कर देती है तो फिर हमें प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है? अब यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? आपने पढ़ा होगा कई बार। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑस्टियोपोरोसिस आपने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किस तत्व की आवश्यकता होती है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कैल्शियम। इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि ऑस्टियोपोरोसिस कंकाल से संबंधित बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? कंकाल तंत्र से संबंधित बीमारी है। यह मुख्यतः कैल्शियम की कमी के कारण होता है और इस बीमारी से संबंधित व्यक्ति की हड्डियां क्या होती है? कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज इंक्लूडेड इन सिम्टम्स ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स, जेनिटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। कौन कौन शामिल है फ्रेंड्स जेनिटल प्रोलैप्स के लक्षणों में? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज इंक्लूडेड इन सिम्टम्स ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स, जेनिटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। पढ़ लें आप अच्छे से। देखिए यहाँ पे हैविंग ट्रबल यूरिनेटिंग, मूत्र त्यागने में परेशानी, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होना। बैक पेन, पीठ में दर्द होना, पेशाब त्यागते समय पीठ में दर्द होना। हैविंग ट्रबल विद बॉवेल मूवमेंट, मल त्यागने में परेशानी होना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी जितने भी लक्षण दिए गए हैं सभी फ्रेंड्स राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। पहले आप एक्सप्लेन को आप अच्छे से देख लें कि जेनिटल प्रोलैप्स की स्थिति में सुरुड़ी तक की मांसपेशियां और स्नायु बंध के खिंचाव कमजोर हो जाते हैं और गर्भाशय के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय फिसल जाता है या फिर योनि के बाहर आ जाता है। जेनिटल प्रोलैप्स के लक्षण, एक प्रमुख लक्षण है फ्रेंड्स की सुरुड़ी में परिपूर्णता या दबाव की भावना, छोटे गेंद पर बैठन की जैसी भावना महसूस होती है। मलमूत्र त्यागने में परेशानी होना, पीठ में दर्द होना, ऐसा महसूस होना जैसे योनि से कुछ बाहर निकल रहा है। बेचैनी से चलना, बेचैनी से चलना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एक्सेप्ट, निम्नलिखित गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं सिवाय सभी के। बताएं फ्रेंड्स, एक को छोड़कर बाकी सभी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे नो आटी, यहाँ पे ठीक है ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नो आटी। अब एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि जन्म नियंत्रण विधियों में बाधा विधियां हार्मोनल जन्म नियंत्रण, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, नसबंदी और व्यवहार की विधियां शामिल होती हैं फ्रेंड्स। जन्म नियंत्रण विधियों में बाधा विधियां हार्मोनल जन्म नियंत्रण, नसबंदी और व्यवहार की विधियां शामिल होती हैं। बाधा विधि में मध्य पट, योनि, स्पंज व कंडोम शामिल हैं, जबकि नोवा टी अंतःगर्भाशयी गर्भनिरोधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
पढ़े क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड हैं, सभी पूछे गए हैं कई कई बार। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कंट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, गर्भ निरोधक तरीके। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं हम कि महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपायों को गर्भ निरोधक तरीके के अंतर्गत रखा जाता है। कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां आदि गर्भ निरोधक में प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। इन ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम देयर इज। एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इन ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम देयर इज। एक ट्यूमर ग्लाइसिस सिंड्रोम में है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, हाइपर यूरेसीमिया। ऑप्शन सी राइट होगा, हाइपर यूरेसीमिया। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें आप कि बड़े पैमाने पर कोशिका मृत्यु, बड़े पैमाने पर कोशिका मृत्यु और न्यूक्लियर विखंडन से बड़ी मात्रा में न्यूक्लिक एसिड उत्पन्न करता है। इसमें से प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन डिग्रेडेशन मार्ग के माध्यम से यूरिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है और मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है फ्रेंड्स। हालांकि यूरिक एसिड के ट्यूमर सांद्रता से उत्पन्न उच्च सांद्रता पर यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में अवक्षेपित करने के लिए उपयुक्त होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 14 है, लार्जेस्ट बर्न एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र है। बताएं सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र कौन सा है। रूल ऑफ 9 के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूल ऑफ 9 के नियम के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र कौन सा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र बताना है आपको। तो देखिए सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र बोथ लेग्स एंड जेनेटिलिया। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, दोनों टांगे और जनन अंग। ठीक है, जननांग। यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़े बर्न क्षेत्र हैं दोनों टांगों व जनन अंग। शरीर के अंग और प्रतिशत को रूल ऑफ 9 के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है फ्रेंड्स। पूरा सिर और गर्दन 9%, पूरा बायां बाहन ये भी 9% होगा, पूरा दायां बाँ ये भी 9%, पूरा अग्र टार्सो ये 18% होगा, पूरा पश्च टार्सो ये भी 18% होगा फ्रेंड्स, और पेरिनियम ये 1% होगा। पूरा बायां जांग और पैर 18%, पूरा दायां जांग और पैर ये भी 18%। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बर्न एरिया को प्रदर्शित किया जाता है परसेंटेज के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसे पढ़ें और आंसर दें। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय। HIV किसके द्वारा संक्रमित नहीं होता है। बताएं फ्रेंड्स। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस किसके द्वारा संचरित नहीं होता है, किसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड नहीं होता है फ्रेंड्स। बताएं। देखिए इंटरकोर्स के जरिए तो फ्रेंड्स ये संचरित होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी संचरित होता है, शेयरिंग ड्रग नीडल्स दवा की सुइयों में साझा करने से तभी इससे भी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, शेकिंग हैंड्स हाथ हिलाने से ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब एक्सप्लेन को देख लें कि HIV हाथ हिलाने से नहीं फैलता है, लेकिन HIV अशुद्ध सुइयों गर्भावस्था में
माँ से बच्चे को असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से यह फैलता है। इसलिए एचआईवी के मरीज के पास बैठने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से दूसरा व्यक्ति एचआईवी संक्रमित नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए एचआईवी के मरीज के पास बैठने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से दूसरा व्यक्ति एचआईवी संक्रमित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009031680। ठीक है, आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।